स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में ओनली 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहले से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है किसके द्वारा कम तापमान क्षेत्र से ऊष्मा को निकाला जाता है तथा उसे उच्च तापमान क्षेत्र को स्थानांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं रेफ्रिजरेटर, दूसरा दिया है एयर कंडीशनर, तो तीसरा ऑप्शन दिया है हीट पंप और चौथा ऑप्शन दिया है हीट इंजन। तो आप जानते होंगे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों का काम एक ही होता है कि जो हमारा सिस्टम है उसको कूल करना, दोनों को कूल करना। बट इनमें एक माइनर डिफरेंस होता है कि जो रेफ्रिजरेटर है यह बिलो एटमॉस्फेयर ही वर्क करता है, बट जो आपका एयर कंडीशनर है, जो आपकी AC है, वो एबव एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दोनों पर वर्क कर सकती है। तो यही आपका माइनर डिफरेंस है। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि रेफ्रिजरेटर और AC में दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। चलते हैं, अगर आप लोगों को रेफ्रिजरेटर और AC में बहुत ही डीप से डिफरेंस पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं बोर्ड पर एक वीडियो बना दूंगा, आपको डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छे से कि रेफ्रिजरेटर और AC किसे कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस साइकिल पर कार्य करता है। तो जो आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वह रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कौन सा अवयव रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। तो पहले मैं आपको रेफ्रिजरेशन का थोड़ा सा वर्किंग डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका इस तरीके से, यहाँ पर आपका कंडेंसर होता है, कंडेंसर, यहाँ पर आपका इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर, और यहाँ पर आपका कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर। और ये जो आपका है यहाँ पर ये एक्सपेंशन डिवाइस होती है, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से साइकिल पर पूरा, चाहे हमारा AC हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, इस साइकिल पे काम करते हैं, मतलब इसका फ्लो डायग्राम यही होता है। तो पूछ रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कौन सा अवयव एलिमेंट रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। तो जो आपका रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है वह आपका ये एक्सपेंशन डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, एक्सपेंशन डिवाइस, क्योंकि यहीं पर आप आकर एक्सपेंशन डिवाइस में प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कहाँ पर ऊष्मा का त्याग करता है। तो अभी आप लोगों को एक फिगर, अभी फ्लो डायग्राम बनाए हैं ये इस तरीके से, ये आपका इवेपोरेटर है, ये कंडेंसर है, ये कंप्रेसर है और ये आपका एक्सपेंशन डिवाइस है, एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है सिस्टम से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके फेस चेंज करता है,
फिर कंप्रेसर में जाके अपना प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाता है। उसके बाद जब ये कंडेंसर में आ जाता है तो यहाँ से जो इवेपोरेटर से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करी है उस लेटेंट हीट को कंडेंसर में रिजेक्ट करता है। तो वही पूछ रहा है रेफ्रिजरेंट कहाँ पर हीट का त्याग करता है, तो कहाँ पर रिजेक्ट करेगा, कंडेंसर में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कहाँ पर ऊष्मा प्राप्त करता है। तो अभी मैंने बताया रेफ्रिजरेंट कहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करता है, वह आपका इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन सा कार्यकारी पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वह आपका एयर यूज होता है। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर होता है। तो आपका जो 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है वो 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट किनके बीच द्रव अवस्था या आर्द्र वाष्प में होता है। तो जो आपका अभी मैंने मेनली डायग्राम बनाया था रफली समझाने के लिए, तो वह कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर आपका ये ऐसा कुछ डायग्राम था। ये आपका इवेपोरेटर था, इवेपोरेटर, यह आपका कंप्रेसर था, यह कंडेंसर था, और यहाँ पर आपका एक्सपेंशन वाल्व था, एक्सपेंशन वाल्व। अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आएगा तो इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करके अपना फेस चेंज करके वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। फिर वो कंप्रेसर में जाके अपना प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा। वहाँ से फिर जब ये कंप्रेसर में कंडेंसर में जाएगा तो यहाँ पर उसने जो हीट एब्जॉर्ब की है, हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ कंडेंसर में वो रिलीज करेगा। तो यहाँ रिलीज करने के बाद जब वो एक्सपेंशन वाल्व में आएगा, एक्सपेंशन वाल्व में आने से पहले यहाँ पर कंप्रेसर के बाद से उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जब ये कंडेंसर में हीट रिलीज करेगा तो हीट जब इसकी रिलीज होगी, इसकी जो अभी ये गैसियस फॉर्म में था, जब इसकी लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी तो ये किस में आ जाएगा, लिक्विड या वेपर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वह कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में आपका लिक्विड या वेट फॉर्म के रूप में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कंडेंसर व एक्सपेंशन वाल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में कौन सा अवयव वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो जो आपका वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसमें आपका जो पूछ रहा है इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो उसमें कंप्रेसर भी होता है, इवेपोरेटर भी लगा होता है और कंडेंसर भी होता है, बट वहाँ पर एक्सपेंशन टरबाइन नहीं होती है, मतलब प्रसार टरबाइन नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है किसमें रेफ्रिजरेशन प्रभाव या कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। तो जो हमारा कूलिंग इफेक्ट है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो रेफ्रिजरेंट है वह रेफ्रिजरेंट कहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आप देखे होंगे जब रेफ्रिजरेंट जिस जगह से कूलिंग मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा वहाँ पर ही तो ठंडक होगी ना। तो उसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, कहाँ पर हमें ठंडक कूलिंग का समझ में आएगी, कूलिंग इफेक्ट समझ में आएगा। तो इसको हम लोग इवेपोरेटर बोलते हैं। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन में कूलिंग इफेक्ट होती है वो इवेपोरेटर में प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है
घरेलू कार्यों के लिए प्रायः कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू कार्यों के लिए इनमें से कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज नहीं किया जाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रायः कौन सी प्रसरण डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें प्रायः कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, घरेलू कार्यों के लिए रेफ्रिजरेंट में कौन सा गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो जो हमारे घरेलू कार्य हैं उसमें रेफ्रिजरेंट का जो मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सील्ड घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट अत्यधिक लोकप्रिय है? तो जो आपका सील्ड घरेलू रेफ्रिजरेटर है उसमें जो बहुत ही लोकप्रिय रेफ्रिजरेंट है, मतलब ये उपयोगी रेफ्रिजरेंट है, वह हमारा F12 होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रेफ्रिजरेंट में यह गुण होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? वाष्प अवस्था में उच्च विशिष्ट आयतन, मतलब जो उसकी वेपर स्टेट है वहाँ पर हाई विशिष्ट आयतन में स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है उच्च द्रव विशिष्ट ऊष्मा। तीसरा ऑप्शन दिया है निम्न गुप्त ऊष्मा और चौथा ऑप्शन दिया है उच्च गुप्त ऊष्मा। यदि किसी रेफ्रिजरेंट में हाई लेटेंट हीट की प्रॉपर्टी है, मतलब लेटेंट हीट का मतलब ये बता दूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होता है इसमें जो हीट रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी लेटेंट हीट होती है। अगर कोई रेफ्रिजरेंट में ज़्यादा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है तो वह हमारा रेफ्रिजरेंट ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि वह रेफ्रिजरेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, हाई लेटेंट हीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है, मतलब कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है? तो जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है इनमें से वह हमारा चिल्ड वाटर है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, चिल्ड वाटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वायु रेफ्रिजरेंट के रूप में हम लोग द्रवित गैसों के उत्पादन में भी कर सकते हैं, अत्यंत निम्न तापमान पैदा करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं वायु रेफ्रिजरेंट का प्रयोग, और ठोस CO2 मतलब जो आपका सॉलिड CO2 होता है उसका भी निर्माण करने के लिए हम लोग एयर रेफ्रिजरेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिस्टम से रेफ्रिजरेंट का लीकेज किसके द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन दिया है सल्फर कैंडल टेस्ट के द्वारा, दूसरा है हैलाइट टॉर्च टेस्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है साबुन व जल टेस्ट, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई एक। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, या हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट भरा है और हमें यह पता करना है कि रेफ्रिजरेंट हमारा लीकेज तो नहीं है, तो लीकेज पता करने के लिए ये जो 3 टेस्ट दिए हैं, इन 3 टेस्टों में से किसी भी एक टेस्ट के द्वारा हम लोग रेफ्रिजरेंट के लीकेज को पहचान सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट आपका लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई एक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा प्राथमिक रेफ्रिजरेंट नहीं है? ठीक, तो जो आपका प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होता है वो अमोनिया भी होता है, F12 भी होता है, और F22 भी होता है। तो जो आपका ब्राइन घोल है यह प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्राइमरी
रेफ्रिजरेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का कार्य है। ऑप्शन दिए हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चक्रीकृत करना, दूसरा ऑप्शन दिया है गुप्त ऊष्मा का अवशोषण करना, लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना, तीसरा ऑप्शन दिया है रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न करना, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी। तो जो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उसका कार्य ये सभी होते हैं उसके कार्य, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आज के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चंस, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ में नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।